प्रेप गुरु सरवजीत स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी एक्रेडिटेशन काउंसिल्स के बारे में। और दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें, ताकि आपको लगातार कंटिन्यूटी के साथ हायर एजुकेशन का टॉपिक लगातार समझ आए और आप यूजीसी नेट पेपर में सभी बिना डाउट के अपने क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें और अपने 5 से 6 नंबर पक्के कर सकें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, कुछ योजनाओं के बारे में जो हायर एजुकेशन से संबंधित हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ अवधारणाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अवधारणाएं आती हैं, कुछ टर्म्स आती हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है, ये भी पूछी जा सकती है। जिनमें से दोस्तों एक होती है मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा यूनिवर्सिटी दोस्तों, मेटा यूनिवर्सिटी यानी कि मेटा विश्वविद्यालय, ये एक अवधारणा है दोस्तों जो 12वीं जो परियोजना आई थी यूजीसी की शिक्षा से संबंधित, उसमें दोस्तों ये अवधारणा दी गई थी। जिसके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न विश्वविद्यालयों का जो कार्यक्रम होते हैं, सिलेबस होते हैं, उनका आपस में यूनिवर्सिटी में शेयरिंग करना, यानी कि ऑनलाइन तरीके से, संचार के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से जो मेटा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। और दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि जो दो यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ये अवधारणा अपनाई दोस्तों, जिसमें एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है और दूसरी दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया आप लिख सकते हैं। ये दो यूनिवर्सिटीज हैं। इन्होंने दोस्तों मैं कह सकते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स एमएससी ये कोर्स दोस्तों अपना चलाया था। ये दोस्तों जो मेटा यूनिवर्सिटी होती है उसमें दोस्तों हम कह सकते हैं यही जो मुख्य बातें होती हैं। इसके बाद दोस्तों एक और टर्म आती है जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों फेक यूनिवर्सिटी। फेक यूनिवर्सिटी तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो यूजीसी अधिनियम 1956 है, यूजीसी अधिनियम 1956, इसकी धारा 22 के तहत दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज आती हैं उन्हें ही दोस्तों विश्वविद्यालय कहा जाता है, उन्हें ही यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जो इसके अंतर्गत नहीं आती उनको दोस्तों जाली यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो ये थी दोस्तों कुछ दो अवधारणाएं, आप उनका नोट बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक और अवधारणा हम कह सकते हैं आती है, जो कि है दोस्तों राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, यानी कि हम कह सकते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थाएं या इंस्टीट्यूट हम इन्हें कह सकते हैं। तो दोस्तों इन्हें हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज नहीं होती, ये हायर एजुकेशन के कुछ संस्थान होते हैं जो ऑटोनोमस होते हैं। और दोस्तों जो हमारा कह सकते हैं हायर एजुकेशन है, डीएचई है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, वो दोस्तों उसका एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों इसी के अंडर होता है, यही उन्हें चलाती है। लेकिन हम इन्हें कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है उनके समान ही होती है, लेकिन उन्हें सिंधा यूनिवर्सिटी या कोई स्पेशल संस्थान नहीं कह सकते, उन्हें हमें कहना पड़ेगा नेशनल इंपॉर्टेंट की संस्थाएं। इनमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि 171 2024 के डेटा के हिसाब से 171 जो संस्थाएं हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाएं आती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं हमारा आता है जो हमारी मुख्य योजनाएं हैं उनके बारे में दोस्तों अब हमारा टॉपिक आता है। तो इसके बारे में हम दोस्तों जान लेते हैं। इसके लिए हमें हमारा टॉपिक का नाम भी लिख लेना चाहिए। तो दोस्तों हायर एजुकेशन में हम कह सकते हैं दोस्तों हायर एजुकेशन, आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, हायर एजुकेशन में कार्यक्रम और योजनाएं, ये हमारा टॉपिक आज का दोस्तों बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी आती है राष्ट्रीय रिसर्च फेलोशिप प्रोफेसरशिप। राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं इसे ऐसे। तो दोस्तों इसमें जो होते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, जिन्हें किसी विशेष कह सकते हैं कि जो इनका अध्ययन होता है किसी विशेष क्षेत्र में जो अध्ययन करते हैं, उन्हें दोस्तों ये प्रोफेसरशिप दी जाती है। जो 65 प्लस की उम्र के होते हैं व्यक्ति, जो 65 प्लस की उम्र के व्यक्ति होते हैं, कह सकते हैं विद्वान होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, उन्हें दोस्तों ये प्रोफेसरशिप दी जाती है जो इसमें रिसर्च करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं ये 1949 में स्टार्ट की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं, एक बार दोस्तों देखते हैं एनपीटीईएल 1999, इसकी दोस्तों कुछ समझाइए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस
प्रोग्राम। तो दोस्तों जो ये आया था, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोग्राम आया था। इसमें दोस्तों जो ऑनलाइन कह सकते हैं शिक्षा जो होती है, शिक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें रिसर्च वगैरह करने के लिए ये NPTEL 1999 बनाया गया था। तो उसमें गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्नोलॉजी में, उससे संबंधित दोस्तों ये एक कार्यक्रम था। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है TEUP। यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, नीचे साफ कर लेते हैं एक बार। इसके बाद दोस्तों TEUP टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी प्रोग्राम 2002। तो दोस्तों ये जो तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन से वो विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम आया था। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है NPN नेशनल नॉलेज नेटवर्क दोस्तों। इसकी दोस्तों स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार करना। जो उच्च शिक्षण संस्थाएं उनमें ज्ञान का प्रसार करना, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फैकल्टी होती है, उनका आपस में दोस्तों मेल मिलाप करना, उनके ज्ञान को एक जगह संबंधित करना, एक नेटवर्क स्थापित करना दोस्तों, इसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2009। दोस्तों पिछली वाली जो NCAN थी वो दोस्तों 2005 थी, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो योजना थी, यह कौशल विकास योजना 2009 के विकास के लिए नीति जो बनाई गई थी दोस्तों, इसमें उसके लिए दोस्तों ये योजना प्रस्तुत की गई थी। और दोस्तों ये 2014 से लागू की गई है, 2014 में ये लागू की गई थी। इसका जो मुख्य मोटिव था दोस्तों, जो सामान्य शिक्षा होती है और व्यावसायिक शिक्षा होती है दोस्तों, उनका आपस में मेल मिलाप करना था। हम कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा प्लस सामान्य शिक्षा, इनका आपस में दोस्तों जोड़ना इसका मुख्य मोटिव था। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है NMEICT। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है NMEICT, मतलब कि NMEICT दोस्तों हम कह सकते हैं कि नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT दोस्तों हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, संचार के माध्यम से, ऑनलाइन क्षेत्र के माध्यम से दोस्तों शिक्षा के प्रसार के लिए ये योजना आई थी 2009 में। इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा IE यंत्र 2012। ई यंत्र हम कह सकते हैं ई यंत्र, इसे हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये 2012 में आया था। इसका दोस्तों जो मुख्य मोटिव था वो अपना दोस्तों, जैसे कि यंत्र से ही पता लग रहा है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये दोस्तों संचार की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया था। MHRD के द्वारा दोस्तों ये संचालित किया जाता है। IIT बॉम्बे इसका कोऑर्डिनेटर था दोस्तों, इसका संयोजक था IIT बॉम्बे। और दोस्तों इसका जो मुख्य मोटिव था दोस्तों, जो आधुनिक जो समस्याएं होती हैं दोस्तों, उनका रोबोटिक तरीके से दोस्तों प्रसार, मतलब समस्या का समाधान करने के लिए, और जो नए वैज्ञानिक है उनको दोस्तों, नए वैज्ञानिकों को बनाने के लिए ये योजना बनाई गई थी, ये यंत्र बनाया गया था, ये इसका मुख्य मोटिव था। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है रूसा 2013। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय RASHTRIYA उच्चतर UCH शिक्षा अभियान। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इसका दोस्तों नाम है, फुल फॉर्म इसकी रूसा की। तो इसका जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों प्रसार करना था, उसका बढ़ावा करना था। और दोस्तों जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं दोस्तों, उन्हें दोस्तों नए तरीकों से प्रोत्साहित करना था, और उन्हें दोस्तों उनकी आलोचनात्मक हम कह सकते हैं कि
जो आलोचनात्मक उनका जो दृष्टिकोण अपनाना था उनकी तरफ, और उनको वित्तीय सहायता देना इसका मुख्य मोटिव था। इसमें हम कह सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं, इसका जो मोटिव है, इसके जो उद्देश्य हैं रूसा के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट, उनको दोस्तों मतलब कह सकते हैं उनकी जो प्रणाली है, प्रणाली को सुधारना, और जो हम कह सकते हैं EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो मतलब पिछड़े वर्ग है, पिछड़ा वर्ग को उच्चतर शिक्षा देना, उच्चतर शिक्षा में बढ़ावा देना, और जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट की मतलब कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी मतलब और रिसर्च वगैरह होती है उनको बढ़ावा देना, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो मूल्यांकन के लिए उन्हें अलग अलग तरीकों से प्रोत्साहित करना, ये इसके मुख्य मोटिव है। इसके बाद हमारा आता है समव्य दोस्तों, समव्य SAMVAY 2014। इसकी फुल फॉर्म हम कह सकते हैं कि स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स, वोकेशन, इसके बाद असेसमेंट हो गया हमारा स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स, वोकेशन, एडवांसमेंट ऑफ यूथ। तो इसकी दोस्तों ये फुल फॉर्म हो गई। इसका दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बेरोजगार लोग होते हैं दोस्तों, बेरोजगारी से संबंधित ये सीधा सा एक प्रोग्राम था। जो बेरोजगार है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए दोस्तों ये बनाया गया था। जो भी अपने करके बैठे हैं जो छोटे मोटे कोर्सेज, उनको दोस्तों ये रोजगार देने के लिए ये बनाया गया था। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत अभियान 2014। इसका दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो IIT दिल्ली दोस्तों इसका कोऑर्डिनेटर था, कोऑर्डिनेटर मतलब संयोजक IIT दिल्ली द्वारा यह चलाया गया था। इसका दोस्तों जो मेन मोटिव था वो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं हायर एजुकेशन के दोस्तों, वो अपने 5 गांव को गोद लेंगे और उनके विकास के लिए दोस्तों प्रयास करेंगे और टेक्निकल एजुकेशन का बढ़ावा देंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उनमें प्रौद्योगिकी को विकसित करेंगे। ये इसका मुख्य मोटिव था। इसके बाद हमारा आएगा उड़ान परियोजना, उड़ान परियोजना 2014 में आई थी ये भी। इसका दोस्तों जो मुख्य मोटिव था वो हम क्या लिख सकते हैं, CBSE द्वारा ये चलाया गया था। जो 11th और 12th में बच्चे हैं, 11th 12th के बच्चे, 11th एंड 12th के बच्चे, उन्हें JEE मेंस एडवांस इस पेपर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, ये परियोजना चलाई गई थी। इसके बाद हमारा आएगा स्वयं का नाम तो आपने फेम सुना ही होगा, स्वयं 2014। और दोस्तों हम इसे कह सकते हैं जुलाई 2017 से यह चला रहा है, भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये चलाया गया है। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों हम कह सकते हैं स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो दोस्तों ये कह सकते हैं हम भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दोस्तों हम कह सकते हैं 9th to पोस्ट ग्रेजुएट इन क्लासेस के बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था। उन्हें अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है और उनका जो मटेरियल है उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोवाइड करवाना, ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना। और दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर इसी में कि जो इन क्लासेस से संबंधित है उनके 1000 शिक्षक हम कह सकते हैं 1000 शिक्षकों को यहाँ पर इससे संबंधित मटेरियल बनाने के लिए किया गया था। इसकी जो इसे चलाया जाता है दोस्तों MHRD और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मैंने पिछली वीडियो में आपकी इससे फुल फॉर्म पूछी थी, अगर आपने नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा आपको। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो इसी में की जो स्वयं है वो स्टडी यानी कि इनसे संबंधित है और 9 to
पीजी तक ये इसमें पढ़ाई करवाई जाती है। और ये दोस्तों मूक, ये पॉइंट है, मेन है मूक, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसे कह सकते हैं। इसके द्वारा दोस्तों ये चलाया जाता है, एक मूक का प्रोग्राम है, हम कह सकते हैं इसे। आप इसे कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं, इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है ईशान उदय, ईशान उदय, ईशान विकास। और तीसरा है दोस्तों उन्नत भारत अभियान। ये तीन दोस्तों 2014 में आए थे। तो दोस्तों हम पहला कह सकते हैं कि जो ये ईशान उदय ये छात्रवृत्ति है। छात्रवृत्ति है दोस्तों जो पूर्वोत्तर के जो है नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र है उनमें दोस्तों ये बढ़ावा देने के लिए ये छात्रवृत्ति वहाँ के क्षेत्र के बच्चों को दी जाती है, जो वीकली इकोनॉमिकली वीक हैं उनको ये छात्रवृत्ति दी जाती है। और GER यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, इसे बढ़ाने के लिए दोस्तों छात्रवृत्ति ये बनाई गई है। और जो ईशान उदय है वह ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि कृषि को और उच्च शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को ये ईशान विकास योजना, ये परियोजना चलाई गई थी। और उन्नत भारत अभियान हम कह सकते हैं। उन्नत भारत अभियान में जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है उनमें जो कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विकास के लिए, जैसे खेती में विकास के लिए और ऊर्जा का नवीकरण करने के लिए और व्यवसाय संबंधी इन सभी से संबंधित विकास के लिए ये अपनाई गई थी ये योजनाएं। आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है ज्ञान। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है ज्ञान। ज्ञान में दोस्तों हम कह सकते हैं GIAN 2015 में आया था। और दोस्तों हम कह सकते हैं इसमें इसकी फुल फॉर्म हो गई ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ, हम कह सकते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। और ये 30 नवंबर 2015 से चलाया गया है। इसमें हम कह सकते हैं जो इंटरनेशनल स्तर के जो रिसर्चर्स होते हैं, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, उन्हें भारत में शिक्षा के लिए प्रसार करने के लिए बुलाया जाता है। और जो हमारे जो क्षेत्र के हमारे इंडियन जो रिसर्चर्स जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन करवाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि यही इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है NSAT 2016। हम इसे इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं दोस्तों नेशनल स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2016 में यहाँ आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं बच्चे, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कोई डिप्लोमा धारक है, उन्हें अप्रेंटिस करवाना 1 साल की मिनिमम 1 साल अप्रेंटिस करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इन्हें जो अप्रेंटिस करते बच्चे उन्हें 5,000 रुपये महीना भी दिया जाता है। और 1 साल मिनिमम इसके संबंधित कोर्स वगैरह अप्रेंटिस द्वारा करवाए जाते हैं। इसका ये मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हमारा भारतवाणी परियोजना आता है। भारतवाणी परियोजना 2016 में आया था ये भी। इसमें दोस्तों जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें जितनी भी भाषाएं हैं उनके ज्ञान को अन्य भाषाओं में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके दोस्तों सभी को मुफ्त ज्ञान का जो पाठ पढ़ाना, सभी को ज्ञान को अपना देना, सभी को ज्ञान प्रोवाइड करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है यही। तो इसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों, इसी भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है RISE 2017-18। हम कह सकते हैं इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म हो गया रिविटलाइजिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर 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 एंड हम कह सकते हैं सिस्टम इन एजुकेशन। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके सिस्टम को सुधारने के लिए ये योजना बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए इसका यूज करना था इंफ्रास्ट्रक्चर में और सिस्टम में एजुकेशन से संबंधित इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना ये भी दोस्तों 2018 में आई थी। इसका जो मुख्य मोटिव था दोस्तों वो टेक्निकल एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देना था। जो बीटेक कर चुके हैं बच्चे या जो बीटेक के फाइनल ईयर में है उन्हें दोस्तों सीधा आईआईटी आईआईएससी यानी कि साइंस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें और पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन देना था दोस्तों। और इसे मैं कह सकते हैं कि जो इसमें स्कॉलरशिप दी जाती थी उन्हें पहले 2 साल 70,000 रुपये पर मंथ उन्हें दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरे साल उन्हें 75,000 रुपये पर मंथ। और इसके बाद जो चौथे और 5वें साल उन्हें 80,000 रुपये हम कह सकते हैं यहाँ पर मंथ देने का प्रावधान किया गया था। आप इसे भी नोट कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये कुछ प्रोग्राम्स और कुछ योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।